नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्व किया है, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है और जाना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न सुपर टेट एग्जाम्स में बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको ईजिली क्लियर हो पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हमें व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक को कवर करना होता है और उस पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। आज की क्लास में हम कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है। यानी कि सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा है कि जो आपने व्यावसायिक नैतिकता पढ़े हैं इसके कितने प्रकार हैं, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कहता है 3 प्रकार, ऑप्शन बी कहता है 2 प्रकार, ऑप्शन सी कहता है 4 प्रकार और ऑप्शन डी कहता है 5 प्रकार। अब आपको बताने हैं कि व्यावसायिक नैतिकता यानी कि जो शिक्षक के व्यावसायिक नैतिक गुण होते हैं, जिसको आपने कंटेंट वाले पोर्शंस में कवर किया है, तो इसके कितने प्रकार है ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है क्योंकि इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि जो व्यावसायिक नैतिकता है वो 2 प्रकार की है। एक है प्रामाणिकता और दूसरा है वर्णनात्मक। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार। उम्मीद करता हूं कि आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि किसी कंपनी का कामकाज और उससे संबंधित पेशेगत विशेषज्ञता किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता है। यानी किसी कंपनी के कामकाज और उससे संबंधित पेशेगत विशेषज्ञता किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता है। ऑप्शन ए कहता है प्रमाणिक, ऑप्शन बी कहता है अप्रमाणिक, ऑप्शन सी कहता है अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी कहता है अधिगम। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि हम जो व्यावसायिक नैतिकता पढ़ते हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है प्रमाणिक और दूसरा होता है वर्णनात्मक। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन बी है अप्रमाणिक बिल्कुल नहीं हो सकता, अभिप्रेरणा का कोई सेंस नहीं बनता और अधिगम का भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये ऑप्शंस को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। जबकि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बचता है आपका ए प्रमाणिक, क्योंकि आपको पता है व्यावसायिक नैतिकता 2 प्रकार की है, एक प्रमाणिक दूसरा वर्णनात्मक। तो दूसरा ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका बचता है प्रमाणिक। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी के कामकाज और उससे संबंधित जो पेशेगत विशेषज्ञता होता है इसको हम प्रमाणिकता कहते हैं, यानी कि ये व्यावसायिक नैतिकता का प्रमाणिक प्रकार है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम जिसका उपयोग करते हैं वो आपके वर्णनात्मक होते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न में व्यवसाय के मानक नहीं है। देखिए निम्न में व्यवसाय के मानक यानी व्यवसाय का क्या स्टैंडर्ड है वो नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अनैतिक आचरण ना करना, ऑप्शन बी कहता है किसी ग्राहक का शोषण ना करना, ऑप्शन सी कहता है सेवा के बदले अत्यधिक शुल्क लेना और ऑप्शन डी कहता है समाज कल्याण के कार्य को बढ़ावा देना। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में व्यावसायिक मानक कौन सा नहीं है। यानी कि पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी व्यवसाय के जो मानक होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखिए अगर आप किसी भी व्यवसाय को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टैंडर्ड्स यानी कुछ मानकों को फॉलो करना होता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी व्यवसाय को सही ढंग से संचालित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अनैतिक आचरण ना करना, यानी कि आप अनैतिक आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यावसायिक मानक के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अनैतिक आचरण नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप नैतिक आचरण करते हैं और यही व्यवसाय का प्रथम मानक होता है। किसी ग्राहक का शोषण ना करना, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं तो कोई भी ग्राहक आपसे पीड़ित नहीं होने चाहिए, उसका आप शोषण नहीं कर सकते। अगर नहीं करेंगे तभी आपके व्यवसाय जो है वो सही ढंग से संचालित हो पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन कहता है सेवा के बदले अत्यधिक शुल्क लेना। देखिए यहाँ पर जो ये अत्यधिक शुल्क है ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है,
लेकिन फिर भी हम ऑप्शन डी को एक बार देख लेते हैं कि समाज कल्याण के कार्य को बढ़ावा देना, यानी कि समाज के कल्याण के लिए जो कार्य है उसको बढ़ावा देना, ये भी आपके व्यवसाय के मानक के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब 3 ऑप्शन मानक है, तो बचा हुआ ऑप्शन सी जो है वो मानक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ शब्दों के साथ खेला गया। ये जो अत्यधिक वर्ड है ये गलत है। अगर यहाँ पर होता सेवा के बदले उचित शुल्क लेना तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन आप सेवा के बदले अत्यधिक शुल्क लेंगे। मान लीजिए कि आपका कोई शॉप है और आपने 10 रुपये के सामान को 20 रुपये रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं व्यवसाय के मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं। और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नहीं है पूछा है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो व्यवसाय के मानक नहीं है, तो वो है सेवा के बदले अत्यधिक शुल्क लेना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 24 कि व्यावसायिक नैतिकता को कितने वर्गों में बांटा गया। देखिए सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि व्यावसायिक नैतिकता को कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन ए कहता है प्रमाणिक नैतिकता, ऑप्शन बी कहता है वर्णनात्मक नैतिकता, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो कंटेंट वाले पोर्शंस में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है और आप जानते हैं कि व्यावसायिक नैतिकता को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। एक आता है आपका प्रमाणिक नैतिकता और दूसरा है वर्णनात्मक नैतिकता। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी, ए और बी दोनों। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और ये भी जान पा रहे होंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनाए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहता है कि व्यावसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व होता है, यानी कि जो आप व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक को पढ़ते हैं इसका सबसे अधिक महत्व किस में होता है। ऑप्शन ए कहता है आचरण में, ऑप्शन बी कहता है निर्णय में, ऑप्शन सी कहता है शिक्षा संहिता में, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको इस टॉपिक का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है कि व्यावसायिक आचरण एवं नीति का सबसे अधिक महत्व किस में होता है। तो स्टूडेंट देखिए जो व्यावसायिक आचरण एवं नीति है इसको आप इसीलिए पढ़ते हैं ताकि आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ जाए कि आप किसी भी कंडीशंस में सही डिसीजन ले पाए। ठीक, क्योंकि व्यावसायिक आचरण का मतलब होता है कि आपका जो व्यवसाय है उसका आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, मतलब आपके बिहेवियर आपके व्यवसाय के अकॉर्डिंग किस तरीके की होनी चाहिए और उसके अनुसार आपको कौन सी नीति फॉलो करने की आवश्यकता है। जिस भी व्यवसाय में है उसके अनुसार आपको अपनी नीति को जो है परिवर्तन करना होता है। तो यही चीज़ें हम व्यावसायिक आचरण एवं नीति में सीखते हैं और इसका सबसे अधिक महत्व किस में होता है, तो आचरण में होता है, निर्णय में होता है, शिक्षा संहिता में, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके व्यवसाय के क्या आचरण होने चाहिए और क्या नीति होनी चाहिए और किस कंडीशंस में किसको फॉलो करने चाहिए। ये डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। तो इसलिए सबसे अधिक महत्व अगर हम देखें तो तीनों ही ऑप्शन में आपका होता है निर्णय में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका निर्णय में। ठीक, यहाँ पर अगर व्यावहारिकता की भी बात आ जाती तो भी हम निर्णय को सबसे ज़्यादा महत्व देते, क्योंकि आपने इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, देखिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपका माइंडसेट आपका आचरण अलग हो सकता है, आप अलग तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका नज़रिया चेंज हुआ होगा और आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी कंडीशन को खुद के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके डिसीज़न पर डिपेंड करता है कि जब आप टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके डिसीजन में चेंजेस आते हैं और यही सबसे अधिक महत्व डालता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है बी। स्टूडेंट्स एक बात आपसे कहनी है कि जो मैं आपके इस गुरुजी स्पेशल क्लासेस चैनल पर जो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड देखने को मिलते हैं पर डे, और उसमें मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों के जो ऑप्शंस के आंसर होते हैं उसका परसेंटेज गलत होता है। जैसे कि देखिए 23 घंटे पहले मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें आपका क्वेश्चन था कि व्यावसायिक आचरण व व्यावसायिक नीति का सबसे अधिक महत्व होता है आचरण में, निर्णय में, व्यावहारिकता में, और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपकी शिक्षा संहिता है और यहीं पर ऑप्शन में है व्यावहारिकता, बट इससे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जब आप व्यावसायिक आचरण एवं नीति टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे आपके डिसीजन में चेंजेस आते हैं, जो पहले सोचते थे अब आप वो नहीं सोचते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है निर्णय में। बट ज़्यादातर इसमें 37 वोट्स आए हैं, जिसमें से आचरण में 3%, निर्णय में 3%, व्यावहारिकता में 92% और इनमें से कोई नहीं में भी 3%। तो इसका मतलब ज़्यादातर बच्चे व्यावहारिकता के साथ गए हैं, जो कि गलत है। ये
कंडीशंस ये दर्शाता है स्टूडेंट्स कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है ढंग से। जिन्होंने भी ज़्यादातर लोगों ने जो वोट किए हैं उन्होंने सही ढंग से इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है और उन्होंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने डेली लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर उन्होंने इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन बताया है और इस वजह से इसके ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो गलत ऑप्शंस के साथ है। तो मैं यही आपसे बताना चाहूँगा। और भी प्रश्न है, जैसे कि मान लीजिए मैंने इससे पहले एक दिन पहले एक क्वेश्चन डाला था कि किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ऑप्शन था लंबी अधिगम प्रक्रिया से, संवेगात्मक प्रक्रिया से, क्रियात्मक प्रक्रिया से और ये सभी। तो 4 ऑप्शन थे। 80% बच्चों ने ये सभी वाला ऑप्शंस बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि लंबी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी संवेगात्मक, क्रियात्मक, नैतिक, संज्ञानात्मक, बौद्धिक हर तरीके की प्रक्रिया जो है वो लंबी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इस ऑप्शंस के साथ 14% बच्चे गए हैं। तो इसका मतलब आपका दर्शाता है, और इस पॉइंट को मैंने कंटेंट वाले पोर्शंस में भी डिटेल में बताया है कि किसी भी व्यवसाय में आपको लंबी अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है यदि आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको कंटेंट में भी चीज़ें वही देता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, इसमें 35 बच्चों ने वोट किए हैं और इसमें ज़्यादातर बच्चे जो है ये सभी ऑप्शंस के साथ गए हैं, 80% बच्चे। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपके 7 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें बौद्धिक कौशल पर आधारित सेवा प्रदान करना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन था अनुदान, ऑप्शन बी था सेवा भाव, ऑप्शन सी था वृत्तिका और ऑप्शन डी था आवृत्ति। ठीक, तो इसमें भी आपके 45 वोट्स हैं और लगभग आपके अनुदान के साथ 7% बच्चे गए हैं, सेवा भाव के साथ 80%, वृत्तिका के साथ 13% और आवृत्ति के साथ 0%। इसका मतलब होता है क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन है वृत्तिका यानी 13%, बट सेवा भाव के साथ ज़्यादातर बच्चे गए। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो बच्चे वोट कर रहे हैं या जो ये करते हैं ये या तो टॉपिक को ढंग से पढ़ते नहीं है या बिल्कुल भी इसको नोटिस नहीं करते। इसी वजह से ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के आधार पर ये सोच रहे हैं कि सेवाएं प्रदान करना, अगर बौद्धिक कौशल पर आधारित आप सेवाएं प्रदान करते हैं तो उसको सेवा भाव कहते हैं। इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे एग्जाम में और यही एक मार्क्स आपको जो है कंपटीशन से बाहर कर देंगे। इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोई पेड कोर्सेज भी ज्वाइन करते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, आप उनके नोट्स देख लीजिए साइकोलॉजी के और आप अपने नोट्स देख लीजिए जो मेरे थ्रू आप कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पेड कोर्सेज में भी आपको ऐसे कंटेंट नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहे तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। और जिस वे में मैं आपको दे रहा हूं हर एक कंटेंट को कवर करने के तुरंत बाद मैं उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट इसीलिए देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रश्न किस तरीके से बनते हैं और कंटेंट को कैसे कवर करना होता है, कौन कौन से बिंदु को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, हमने क्या पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है क्या वो हेल्पफुल है, ये सभी रियलाइज़ कराने के लिए, ये सभी चीज़ें रियलाइज़ कराने के लिए मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज कंटेंट के तुरंत बाद प्रैक्टिस सेट देता हूं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप एक कंटेंट को इस तरीके से तैयार करते हैं तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरीके से टॉपिक वाइज, देखिए प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है अलग अलग पब्लिकेशंस में, आप वहां से मैं क्वेश्चंस निकालूंगा और आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दूंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको भी नहीं पता होगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक, लेकिन मैं आपको ये जो हर एक टॉपिक, जैसे इस टॉपिक पर मैं 30 प्रश्न दे रहा हूँ आपको, इससे पहले वाले टॉपिक पर आपको 30 प्रश्न दिए हैं मैंने, तो ये 30 प्रश्न मुझे छांटने में बहुत समय लगे। बहुत सारी चीज़ों से मैंने कलेक्ट किए हैं, देखा है कि किस तरीके से सुपर टेट के पेपर को एनालिसिस किए हैं, देखा है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर बेस्ड किस तरीके से पब्लिकेशंस ने, अलग अलग पब्लिकेशन ने किस तरीके से क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये सभी चीज़ों को मैंने नोटिस किया, उसके बाद आपके लिए लेकर आया हूँ। आसान करने के लिए, चीज़ों को जितना ज़्यादा आसान हो सके, आप चीज़ों को व्यवस्थित क्रम में जिस तरीके से भी प्राप्त कर पाए, इसके लिए मैं आपके लिए सब कर रहा हूँ। लेकिन मुझे देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि ज़्यादातर बच्चों के जो है आंसर गलत आते हैं ऑप्शंस में, और मुझे इससे रियलाइज़ हो जाता है कि ये जो है बच्चों ने ज़्यादातर इसको सीरियसली नहीं लिया है या इसको लाइटली ले रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये 30 नंबर के टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ये 30 नंबर के टॉपिक आपके लिए वो है कि यहाँ पर आप इजीली, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप कम से कम 30 में से 27 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी कीजिए या किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए, उसमें अगर आप लाइटली लेंगे चीज़ों को तो यहाँ से ये होगा कि आपको लगभग आप 23-24 तक स्कोर कर जाएंगे। लेकिन जो ये 3-4 मार्क्स का जो डिफरेंस होगा
वो आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा, ठीक। और अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे और इसके बाद जब आपका ये सेक्शंस कंप्लीट हो जाएगा लाइफ स्किल का, तो मैं इसके लिए आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें लगभग 1200 प्लस प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपको एक भी प्रश्न आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो टेस्ट सीरीज़ में आपको मज़ा आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तभी आप 30 में से, हो सकता है कि कुछ बच्चे 30 में से 30 भी स्कोर कर जाएं, लेकिन वो डिपेंड करता है उनके रिवीजन पर। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, सीरियसली चीज़ों को लेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके इसमें बटे टू बटे मार्क्स आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। जो भी चीज़ें मैं आपको देता हूँ और कोशिश करेंगे कि जो पोस्ट में डालता हूँ उसके कमेंट सेक्शन में जाकर ऑप्शंस को और कोशिश करेंगे कि जो भी मैं कमेंट्स और कोशिश करेंगे कि जो भी प्रश्न मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डालता हूं उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर बताएं। उससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा, अगर कोई क्वेश्चंस आपके गलत भी हो जाते हैं तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शंस क्या है। अदरवाइज़ ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा। ज़्यादातर बच्चे जो है मैं देखता हूँ कि गलत ऑप्शन के साथ ही जाते हैं। तो इसलिए उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट आगे से जो भी मेरे कम्युनिटी पोस्ट आएंगे उसके ऑप्शंस पे जाकर, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर आप ऑप्शंस राइट बताएंगे। उससे आपको रियलाइज़ होगा कि अगर कोई क्वेश्चंस गलत भी हो जाता है तो वहाँ से आपके ठीक हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट 26 कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षक है उनको ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी कहता है बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी कहता है शिक्षा संहिता का और ऑप्शन डी कहता है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो देखिए, एक शिक्षक के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है अध्यापन विषय का, जो भी आपके विषय हैं, जिस भी विषय को आप पढ़ाना चाहते हैं तो उस विषय का आपको ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा यह है कि बाल मनोविज्ञान का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से आपने बीएड और डीएलएड का प्रशिक्षण लिया होगा, ठीक। और उसके बाद आपने यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट जो भी आप कर रहे हैं तो उसमें बाल मनोविज्ञान एक मेजर पोर्शन। इसका मतलब ये है कि आपके जो बच्चे होंगे 1 to 5th में वो बालक होंगे और उन बालकों की मेंटेलिटी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके हर एक चीज़ के पहलुओं के बारे में आपके पास जानकारी हो, ताकि आप बच्चों को समझ सके, आपको समझने में आसानी हो और आप उनके अनुसार स्वयं को ढालकर शिक्षण को आसान बना सके, ईजी बना सके। तो इसीलिए ही आप बाल मनोविज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, अध्यापन विषय का भी करते हैं। ऑप्शन सी कहता है शिक्षा संहिता का और ऑप्शन डी कहता है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो अगर हम चारों ही ऑप्शन देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें अध्यापन विषय भी आ जाता है और आपके बाल मनोविज्ञान भी आ जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी ईजिली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता में तत्व हैं। यानी कि देखिए, जो व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता टॉपिक को आपने पढ़ा है तो इसके कौन कौन से तत्व हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कहता है जवाबदेहिता, ऑप्शन बी कहता है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी कहता है वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए, कंटेंट वाले पोर्शन में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि जो व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के तत्व होते हैं उसमें आपकी ईमानदारी, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, वफादारी, ये सब वर्ड्स आते हैं। ये सभी तत्व है व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता के, जिसको एज अ ह्यूमन बीइंग हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि कोई भी व्यवसाय में हम जा रहे हैं तो हम उस व्यवसाय के आचरण को और उसकी नीति को समझ सकें। तो इसके अंतर्गत तत्वों में आपकी जवाबदेहिता भी आते हैं, विश्वसनीयता भी आते हैं, वस्तुनिष्ठता भी आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक के व्यक्तिगत गुण नहीं होने चाहिए। देखिए, शिक्षक के जो व्यक्तिगत गुण है वो नहीं होने चाहिए। कौन से व्यक्तिगत गुण जो है वो नहीं होने चाहिए? ऑप्शन ए कहता है शिक्षक का व्यक्तित्व उत्तम चरित्र एवं उच्च आदर्श का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक का व्यक्तिगत गुण इस प्रकार के होने चाहिए। ऑप्शन बी कहता है शिक्षक के व्यक्तित्व
व्यक्तित्व में कठिन परिश्रम की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक जो है वो परिश्रमी होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे उतना ही वो विषय वस्तु को आसान बना देंगे। ठीक, तो इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक के व्यक्तित्व में कठिन परिश्रम की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है शिक्षक के व्यक्तित्व में धैर्य नहीं होना चाहिए। देखिए धैर्य तो होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, लेकिन फिर भी एक बार ऑप्शन डी भी हम देख लेते हैं, क्या पता हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी इससे भी ज़्यादा गलत हो। ऑप्शन डी कहता है कि शिक्षक का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक का व्यक्तित्व जितना ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बच्चे उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे और वो भी शिक्षक की तरह ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वो सेल्फ मोटिवेटेड भी ज़्यादातर रहेंगे। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि ए, बी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये आपके शिक्षक के व्यक्तिगत गुण होने चाहिए। बट एक गुण जो नहीं होना चाहिए वो है शिक्षक के व्यक्तित्व में धैर्य नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। और यही आपसे पूछा गया है कि शिक्षक के व्यक्तिगत गुण नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी। अगर ये ऑप्शन होता है कि शिक्षक के व्यक्तित्व में धैर्य होना चाहिए तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है, क्योंकि आप एक प्राइमरी टीचर हैं और आपके सामने जो बच्चे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत बार गलतियां करेंगे, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत है, या तो आपने सीडीपी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, या फिर आपने बीएड या डीएलएड का प्रशिक्षण ठीक से नहीं लिया है, या आपने यूपीटेट सीटेट के क्वेश्चंस को भी सही से क्लियर नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि शिक्षक के व्यक्तित्व में धैर्य नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न में व्यवसाय के मानक नहीं है। देखिए निम्न में व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशंस के जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो नहीं है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है अनैतिक आचरण ना करना, तो ये तो बिल्कुल सही है कि आप व्यवसाय के मानक के अंतर्गत अनैतिक आचरण नहीं करेंगे। जितना ज़्यादा नैतिक आचरण करेंगे उतना ही आपका व्यवसाय जो है वो संचालित हो पाएगा सही ढंग से। ऑप्शन बी कहता है किसी ग्राहक का शोषण ना करना, ये भी बात बिल्कुल सही है कि आप किसी भी व्यवसाय में हैं तो उस व्यवसाय का ये मानक होना चाहिए कि किसी भी ग्राहक का आप शोषण ना करें। ग्राहक को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान कर सकते हो उतना करें, लेकिन शोषण ना करें। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन कहता है आवश्यकता पड़ने पर सेवा उपलब्ध ना करना। देखिए सेवा उपलब्ध ना करना ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन डी कहता है सेवा के बदले उचित शुल्क लेना, ये भी बात सही है कि आप जो कोई भी व्यवसाय में है तो उस व्यवसाय के आपके मानक ये होने चाहिए कि आप किसी के साथ भी अनैतिक आचरण ना करें, आप हर किसी व्यक्ति के साथ नैतिक आचरण करें, तो ये मानक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी कहता है किसी ग्राहक का शोषण ना करना, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप किसी का शोषण ना करें। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन डी कहता है सेवा के बदले उचित शुल्क लेना, तो ये भी बात सही है कि आप जैसी सेवा दे रहे हैं उसके हिसाब से आपको शुल्क लेना चाहिए। ठीक है, तो शुल्क लेना गलत नहीं है, क्योंकि जब आप किसी को अपनी सेवाएं देते हैं तो उचित शुल्क लेना यही आपकी व्यवसाय या वृत्ति का कहलाती है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी राइट है। बट यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो गलत है कि आवश्यकता पड़ने पर सेवा उपलब्ध ना करना। देखिए जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हैं, तो आपको सेवा उपलब्ध करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि व्यवसाय के मानक नहीं है, तो नहीं है वर्ड से आपको छांटना है कि कौन सा स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के लेवल को भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक से प्रश्न बनाए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा, और इसी तरीके से व्यावहारिक जीवन से जोड़कर ही आपके सामने प्रश्न बनाए जाएंगे। कुछ प्रश्न आपके फैक्चुअल टाइप होंगे, कुछ क्वेश्चंस इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, और इनके उत्तर आप तभी दे पाते हैं जब आप टॉपिक को डिटेल में नॉलेज लेते हैं। तो यही मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको उस तरीके का कंटेंट दूं ताकि आपको टॉपिक का बेसिक ज्ञान भी हो, और उसके अनुसार आपसे अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनाकर भी पूछे जाए तो भी आप उस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुंच पाए। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 30 कि प्रबंधक के रूप में शिक्षक के कार्यों के सोपान नहीं है।
यानी कि जो नहीं है वाले क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं क्योंकि इसके लिए आपको टॉपिक की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शंस राइट होते हैं और एक ऑप्शंस गलत होता है और उसी को ही आपको छांट के निकालना होता है। तो प्रबंधक के रूप में या मैनेजमेंट के रूप में जो शिक्षक के कार्य के सोपान होते हैं वो नहीं है, कौन सा ये आपको छांट कर बताना है। ऑप्शन ए कहता है नियोजन संबंधी कार्य, ऑप्शन बी कहता है नियंत्रण संबंधी कार्य, ऑप्शन सी कहता है निर्देशक संबंधी कार्य, ऑप्शन डी कहता है मार्गदर्शन संबंधी कार्य। अब आपको बताना है कि इसमें से प्रबंधक के रूप में शिक्षक के कार्यों के सोपान कौन से नहीं है। तो स्टूडेंट्स कंटेंट वाले पोर्शंस में आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा कि प्रबंधक के रूप में शिक्षक के कार्यों के सोपान 4 होते हैं, जिसमें एक होता है नियोजन संबंधी कार्य, दूसरा होता है संगठन या व्यवस्था संबंधी कार्य, तीसरा होता है मार्गदर्शन संबंधी कार्य और चौथा होता है नियंत्रण संबंधी कार्य। तो इसमें नियोजन संबंधी कार्य भी होते हैं आपके, नियंत्रण संबंधी कार्य भी होते हैं और मार्गदर्शन संबंधी कार्य भी होते हैं, बट निर्देशक संबंधी कार्य कहीं पर भी नहीं होते और ना ही मैंने आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में कहीं पर बताएं। तो इसीलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन जो बनता है वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी, कि प्रबंधक के रूप में शिक्षक के कार्यों के सोपान नहीं है निर्देशक संबंधी कार्यों में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के स्तर को भी समझ पा रहे होंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न आपके लिए बन सकते हैं सुपर टेट एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।